नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इलेक्शन कैफे। मैं हूं पूर्णेंदु शुक्ला। आज इस बेहद खास चर्चा में मेरे साथ हैं सुमित सर, असीम जी, अश्विन, अखिलेश सर और संजय सर। अभी हमारे कैफे के कुछ दूसरे साथी ज्वाइन करेंगे। आज हम बात करेंगे, दिल्ली के परिणाम आ चुके हैं, उसके बाद 2 दिन का चूंकि कैफे बंद था, आज फिर स्टार्ट हुआ, तो 2 दिन वो चुनाव के परिणाम ऐसे क्यों आए, क्या कारण रहे, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा एक बात बहुत चर्चा हो रही है आम आदमी पार्टी के भविष्य को लेकर कि कल आम आदमी पार्टी ने पंजाब के विधायकों की बैठक बुलाई है, तो बहुत सारी चर्चाएं हैं। कांग्रेस और बीजेपी दूसरे ये आरोप लगा रही हैं पार्टियां कि आपका भविष्य अब कुछ नहीं बचा है, पंजाब में भी आपको टूट फूट देखने को मिल सकती है। हालांकि आम आदमी पार्टी का दावा है कि वो अभी एकजुट है और ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो चर्चा करेंगे। अखिलेश सर, पहले आपसे शुरू करते हैं, और आपको बहुत बधाई कि आपने जो ग्राउंड रिपोर्ट से आपने बताया कि बीजेपी को 40 से 45 सीटें आ सकती हैं, वो आ गया। आपका प्रेडिक्शन सही रहा। संजय सर ने भी इशारा किया था कि बीजेपी जीतेगी। सुमित सर को भी बधाई देता हूं इस मामले में। वो ऐसे प्रिंसिपली नहीं बताते हैं सीटें, लेकिन उन्होंने कहा था जो जीतेगा 45 से ज्यादा, और ऑफ द रिकॉर्ड इन्होंने कहा था कि वो पार्टी जो बीजेपी हो सकती है। हालांकि उन्होंने रिकॉर्ड बताने वाली बातें नहीं होती। अच्छा चलिए, कोई नहीं। तो मैं उसको करेक्ट कर देता हूँ। इन्होंने कहा था कि जो नालियां हैं, जो टूटी सड़कें हैं, उसको लेकर के बहुत आक्रोश है। वो आक्रोश वोट में ट्रांसलेट हुआ, तो तमाम चीज़ें कही थी। मतलब वो इशारा दे रहे थे किधर जा रही है। और हमारे जैसे खुल करके या अखिलेश जैसे खुल करके नहीं बोलते तो नहीं बोला। सही सर, आम आदमी पार्टी को लेकर के जिस तरह से बयानबाजी आ रही है कि केजरीवाल साहब हार गए, दिल्ली में सरकार हार गई। देखिए, हारने के बाद भी उनके 44% वोट है, और दिल्ली का जनादेश है, उसने बीजेपी को सरकार बनाने का आदेश दिया, लेकिन उसने साथ में एक मजबूत विपक्ष दिया है जो पिछली 2 बार से दिया नहीं था। एक पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी इतने कम समय में बनी, 4 राज्यों में स्टेट पार्टी है, तब उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला। क्या सिर्फ एक हार से उसको खारिज कर देना चाहिए और उसके खात्मे की लोग जो भविष्यवाणी कर रहे हैं वो सही है? आपको क्या लगता है? देखिए, ये जो सवाल है बहुत महत्वपूर्ण सवाल है पूर्णेंदु, और इस सवाल को मुझे लगता है दूसरे तरीके से हमको इंटरप्रेट करना चाहिए। हमें ये पूछना चाहिए कि जो दिल्ली का चुनाव परिणाम आया, ये बीजेपी की जीत है या अरविंद केजरीवाल की हार है? अगर इस सवाल का जवाब हम ढूंढ लेंगे तो मुझे लगता है कि आपके सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। और मुझे जो लगता है, मेरा अपना व्यक्तिगत जो मत है, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल की भी हार है। कांग्रेस पार्टी यही कह रही है। हार इसलिए है क्योंकि देखिए, सारी राजनीति उनकी जो है वो दिल्ली से टिकी हुई थी। दिल्ली से ही उनका स्टार्टअप था, पॉलिटिकल स्टार्टअप हम उसको बोलते हैं, मोस्ट सक्सेसफुल पॉलिटिकल स्टार्टअप इंडिया की हिस्ट्री में। और ये दिल्ली से ही शुरू हुआ, जो कि एक आंदोलन से निकली पार्टी, और दिल्ली में ही आकर के वो ढेर हो गई। वो इसलिए ढेर हो गई, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अब आप ठीक है, आप कह रहे हैं कि 44% उनके वोट हैं, वो हैं, और वो इसलिए भी हैं क्योंकि आप जानते हैं कि किस लिए हैं। जितने मुस्लिम एरियाज़ हैं, मुस्लिम मेजोरिटी वाले एरियाज़ हैं, वहाँ पर आम आदमी पार्टी को जमकर वोट मिला। जो अनुसूचित जाति की सीटें 12 हैं, जिनका हम लगातार विश्लेषण करते आए थे, 12 में से 8 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती। तो यानी जो मुस्लिम और अनुसूचित जाति का वोट है, वो आम आदमी पार्टी के साथ अब भी काफ़ी हद तक बना हुआ है। और ये वो वोट है, इसके अलावा गरीब वोट भी आप कह सकते हैं, जो सभी विधानसभा में फैला। ये वो वोट है जो हमेशा से या तो कांग्रेस के साथ रहा, और कांग्रेस के बाद अब ये आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हो गया। इसीलिए हम जब ये बोलते हैं कि बीजेपी ने 48 सीटें जीती, तो दरअसल बीजेपी का स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 100% है। मैं ऑलमोस्ट 100% बोलता हूँ, इसलिए बोलता हूँ क्योंकि बीजेपी की जो लड़ाई थी वो केवल 50 सीटों में थी। तो 50 में से अगर बीजेपी 48 सीटें जीत रही है, इसका मतलब बीजेपी का परफॉर्मेंस एकदम 98% का स्ट्राइक रेट बीजेपी का है। क्योंकि ये हकीकत है कि जो दिल्ली, जिस तरह का दिल्ली का परिवर्तन हुआ है डेमोग्राफी का, और जिस तरह से दिल्ली में सोशल क्लास एक अलग तरह से निकल कर के आई है, उसमें वो पॉलिटिक्स ही कांग्रेस और पहले कांग्रेस की रही है। क्योंकि मध्य प्रदेश का अगर आपको याद होगा, में हमारे पुराने जर्नलिस्ट हैं, कि अर्जुन सिंह जब थे मुख्यमंत्री, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने वो झुग्गी झोपड़ी वाली पॉलिटिक्स की थी। एक बत्ती कनेक्शन, कि झुग्गियों में एक बत्ती कनेक्शन सरकार देगी। एक बत्ती कनेक्शन आपको शायद दर्शकों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ उसका महत्व क्या था। जिन झुग्गियों में अंधेरा था, वहां पर अर्जुन सिंह सरकार ने एक बत्ती कनेक्शन दिया था। यानी आप एक तार खींच दिया था कि वहां पर आप एक बल्ब जला सकते हो। ये उन दिनों में झुग्गियों के लिए बहुत बड़ी बात थी। और आज आप देखिए, मैं झुग्गी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो झुग्गी और जो लोअर मिडिल क्लास जिसको बोलते हैं, गरीब वर्ग आप बोलते हैं, उस वर्ग की महिलाओं को देखिए, अब बसों में मुफ्त की यात्रा मिल रही है, मुफ्त पानी हो रहा है, मुफ्त बिजली हो रही है। तो इसलिए कमिटेड वोट बन गया आम आदमी पार्टी का, और यही कारण है कि 44% वोट इसमें मिला है। लेकिन जो मैंने कहा भी था अपनी चर्चा के दौरान कि इस पूरे इलेक्शन का टर्निंग पॉइंट था बजट,
जिसमें मिडिल क्लास के लिए जो 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स नहीं, इससे पहले 8th पे कमीशन, ये कुछ ऐसी बातें हो जो प्लस नेगेटिविटी केजरीवाल को लेकर रही, शीश महल Middle class पैदा की करना, नाराजगी शीश खासकर। महल, ये सब वो पूरा का पूरा उसने रुख मोड़ दिया। और हम जिस स्विंग वोटर की बात करते आए थे कि वो जो 12-13% का स्विंग वोटर होता है जो लोकसभा में बीजेपी के साथ चला जाता है, विधानसभा में आम आदमी पार्टी चला जाता है, इस बार वो आम आदमी पार्टी के साथ नहीं गया, वो लोकसभा में बीजेपी के साथ आया था और यही टिका रहा। तो ये इस कारण हुआ। ये तो मैंने अपना संक्षिप्त विश्लेषण, संक्षिप्त तो खैर नहीं कहूँगा, अच्छा खासा बोल दिया, लेकिन ये चुनाव नतीजे का विश्लेषण मेरा था। जो आपका मूल सवाल था आम आदमी पार्टी का, मुझे लगता है बहुत दिक्कत होने वाली है। दिक्कत होगी क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने पूरी पार्टी को अपने इर्द गिर्द खड़ा कर लिया। ऐसे में भगवंत मान, क्योंकि अब पंजाब में अकेली एकमात्र सरकार बची है और पंजाब ज़्यादा बड़ा राज्य, ऑब्वियसली ज़्यादा ताकत है पंजाब के पास, पूर्ण राज्य है, पुलिस है उनके पास, सब कुछ है, तो ऐसे में अधिकारों का टकराव हो सकता है। अब जिस तरह से बार बार आप बुलाएंगे कि सभी को यहाँ सम्मान कर लिया, हो सकता है उनका उसमें पीछे इरादा ये रहा हो कि सबको ये मैसेज देने के लिए कि भाई तुम साथ में रहो, डट के रहो, ये समय हमारा आया है, हमको सब साथ मिलकर निकालना है। लेकिन इसके पीछे ये भी मैसेज है कि ठीक है, मैं मेरे हाथ से दिल्ली की सत्ता चली गई, लेकिन पंजाब में भी जो होना है वो मैं ही तय करूँगा, क्योंकि मैं ही आम आदमी पार्टी का सर्वेसर्वा। तो इसको भगवंत मान किस हद तक बर्दाश्त करेंगे, ये देखने की बात होगी। और कांग्रेस की तरफ से तो बयान आने शुरू हो ही गए। कांग्रेस को पंजाब में लग रहा है कि अब चांस है, आज नहीं तो कल सरकार में दिक्कतें आएंगी ही आएंगी, तो कांग्रेस मौके का इंतजार करेगी। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल के लिए आने वाले दिन बहुत ही चुनौतीपूर्ण होने जा रहे हैं, क्योंकि जो थोड़ी बहुत सिंपैथी उनको कांग्रेस से कहीं मिली भी होगी अगर राज्यों दूसरे राज्यों में, तो वो यहाँ पर अब बिल्कुल खत्म हो गई है और कांग्रेस अब स्पेस अब छोड़ेगी नहीं आम आदमी पार्टी के लिए कहीं भी। संजय सर, मैं आपके पास आऊंगा, एक सेकंड अश्विन से एक थोड़ा अपडेट ले लूं। अश्विन, जो कल बैठक होनी है जो पंजाब के विधायकों के साथ, उसकी देखिए कुछ खबरें जो आ रही हैं, आप उसकी पुष्टि करेंगे। एक आरोप ये लग रहा है कि जो पंजाब सरकार 3 साल में जो 1000 रुपए महिलाओं को महीना देने का वादा किया था, वो दिल्ली चुनाव में बहुत मुद्दा बना। पंजाब से बहुत सारी महिलाएं आकर के, हो सकता है भाई मे भी वो बीजेपी के सहयोग से वो आई हो सकता है, पॉलिटिक्स में ये सब होता है कैंपेन के दौरान। वो एक बड़ा मुद्दा बना, 3 साल में वहां नहीं थे। बीजेपी के विज्ञापनों में था कि भी उन्होंने नहीं किया, हम करके दिखाएंगे। उन्होंने महाराष्ट्र का और मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल दिया। क्या जो ये खबरें चल रही हैं कि अब इनके ऊपर कुछ, जो भगवंत मान साहब है, हालांकि स्टार कैंपेनर थे, यहाँ बहुत सारी रैलियां की, उनके ऊपर कुछ एक्शन की बात होगी, या अब पंजाब यूनिट को ज़्यादा अब कंट्रोल करेंगे केजरीवाल साहब, डायरेक्ट उनका अब ज़्यादा निगाहें रहेंगे उसको लेके? भगवंत मान के फ्यूचर की बात करें तो मुझे नहीं लगता है कि वहाँ कुछ चेंजेस होने वाले हैं। भगवंत मान ही पार्टी को वहाँ पे चलाएंगे, लीड करेंगे, मुख्यमंत्री बने रहेंगे, और अरविंद केजरीवाल पूरी पार्टी को चलाएंगे। और अरविंद केजरीवाल के पास अब ये मौका है कि वो अलग अलग राज्यों में जाके और अच्छे से प्रचार कर सकते हैं, क्योंकि बतौर मुख्यमंत्री वो ज़्यादा नहीं जा पाते थे, या अब उनके पास और स्कोप बढ़ जाएगा। दूसरी बात ये कि जो पंजाब फुल स्टेट है, तो उसका बड़ी पैसा पॉजिटिव है। से आपने बात बता दी। यहाँ मुख्यमंत्री बन के फंसे हुए थे, अब पूरा मौका मिलेगा मतलब उनको मौका ही नहीं मिल रहा था कहीं जाने के लिए। मुझे लगता है कि आपदा में अवसर है ये तो। भगवंत मान तो बने रहेंगे, भगवंत मान की उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, और आम आदमी पार्टी जिस हिसाब से चल रही है वो कंटिन्यू रहेगा अभी तक। जो विधायकों की बैठक है वो, उसको लेकर 2 तर्क है। आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि जो विधायक हमारे यहाँ प्रचार करने आए थे उन्हीं को बुलाया गया है, लेकिन दूसरी तरफ से ये भी बताया गया है कि सभी विधायकों को बुलाया गया है। मतलब पंजाब के सभी विधायकों को बुलाया गया, लेकिन पार्टी कहना है कि उन्हीं को बुलाया गया है जो प्रचार कर रहे थे। तो कल जब बैठक शुरू होगी तब समझ में आएगा कि सभी को बुलाया गया है या जो प्रचार करने के लिए आए थे उन्हीं को बुलाया गया है। ये कल ही कंफर्म हो पाएगा। लेकिन जो अभी तक पार्टी का बॉडी लैंग्वेज देखा जाए, कहीं ना कहीं डर, जो हार था ना, वो हार अभी चेहरों पे भी दिख रहा है नेताओं के, क्योंकि उनको पता है कि दिल्ली हारना सिर्फ एक राज्य हारना नहीं है, क्योंकि हर राजनीतिक पार्टी, जो क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है, वो हारती रही है। केसीआर की बात कर लें, नायडू साहब की बात कर लें, किसी की बात कर लें जो। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि जो अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव हारे, उसकी वजह से जो संदेश गया है गुजरात की यूनिट को, जो आएगा संदेश गोवा की, उत्तराखंड की यूनिट को, वो एक बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। क्योंकि जो पार्टी को लोग उभार के तौर पे देख रहे थे अलग अलग राज्यों में, वहाँ अगर उसकी पार्टी का नेता ही हार जाता है, एक मुख्यमंत्री हारना अलग बात होती है, लेकिन एक पार्टी का चेहरा, जो जिसी के नाम पर पार्टी चल रही है, उसी के नाम के अराउंड ही पूरी पार्टी है, अगर वो अपना चुनाव हार जा रहे हैं, तो जो दूसरे नेता हैं जो उनकी पार्टी में आना चाहते हैं या जो अभी जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं वो अपने आप को अनसेफ महसूस करेंगे। और आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं जो ये राज्य हैं, वहाँ इनकी जो पोजीशनिंग वो वीक हो सकती है, और वो कांग्रेस चाहेगी कि उसको इनकैश किया जाए। खासकर पंजाब में तो आम आदमी पार्टी को सबसे ज़्यादा वीक करने की अगर कोशिश करेगी तो कांग्रेस पार्टी ही करे, क्योंकि उसी को हरा के वो सत्ता में आए। तो पंजाब तो एक चुनौती है, लेकिन बाकी राज्य मुझे लगता है सबसे बड़ी चुनौती है उनके लिए। संजय सर, जैसा कि अखिलेश सर ने जिक्र किया, एक जो फ्लोटिंग वोटर होता है, कभी इधर कभी उधर, तो फ्लोटिंग नेता भी तो होता है। केजरीवाल साहब के हार के बाद
वो उसका क्या होगा? पहले तो आपने जो एक जगह इनको टोका था कि वो घूम नहीं पाते और मुख्यमंत्री पद से फ्री हो गए हैं, तो अब घूमेंगे। केजरीवाल की समस्या यही थी। दिल्ली का जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने तो वो दिल्ली में तो रहते ही नहीं थे। वो तो देशव्यापी एक कैंपेन उन्होंने पहले दिन से ही मान लिया था कि मोदी के ऑल्टरनेट वो हैं, और वो अपने आप को राहुल गांधी को पीछे छोड़ के पोल पोजीशन में वीजा भी बीजेपी एंड नरेंद्र मोदी डालना चाहते थे, पहले टर्म में भी और दूसरे टर्म में भी। दोनों जगह के कैंपेन से इधर कहीं जाते थे तो वो बैंगलोर वाले विपाशना में चले जाते थे। तो दिल्ली में न उन्होंने कोई प्रभार रखा था अपने पास, न कोई फाइल पे साइन करना था, न कोई कैबिनेट की मीटिंग बुलानी थी, न बाकी कुछ करना था। असेंबली का स्पेशल सेशन बुलाना था जब किसी को मतलब अपना प्रिविलेज बचा करके, क्योंकि वहाँ प्रिविलेज होता था, आप कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन सर कैबिनेट बैठक तो मुख्यमंत्री बुलाता है ना, उसके लिए तो बुलानी पड़ेगी। कैबिनेट बैठक होती कहाँ थी भाई? जरा आप चेक कर लेना कि कितनी कैबिनेट बैठक हुई है, वो भी देख लेना, क्योंकि मेरी जानकारी है कि रेगुलर कैबिनेट एज इन कैबिनेट कॉल करके नहीं की जाती थी कभी, या बहुत कम की जाती थी। दूसरी चीज़ जो आपने पूछा कि फ्लोटिंग वोटर, फ्लोटिंग नेता, अरे आजकल तो नेता मतलब ऐसे फ्लोटिंग है कि आप मतलब वो मत कहिए कि विचारधारा जैसी कोई चीज़ काफ़ी सीमित वर्ग है जिसके अंदर वो विचारधारा वाली चीज़ है। बाकी तो मतलब आज यहाँ कल वहाँ। आपका जो मूल प्रश्न है कि क्या होगा, किसी की ऑबिचरी मतलब प्रीमेच्योर, काफ़ी प्रीमेच्योर होगा अभी, लेकिन एक चीज़ है कि ये इतना बड़ा सेटबैक है जिससे उभरने में काफ़ी टाइम लगेगा। आप भगवंत मान तक तो बाद में जाएगा, पहले दिल्ली का हाल देख लीजिए। अतिशी मार्लेना का विक्ट्री सेलिब्रेशन काफ़ी चर्चा में है सोशल पे, वो विक्ट्री सेलिब्रेशन उनका देख लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि किसकी हार है किसकी जीत है। मतलब वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं इसलिए अरविंद केजरीवाल को और उनके जो इर्द गिर्द लोग हैं उनको वो बहुत खुशगवार नहीं दिखेगा। और कल उसके बाद एलजी साहब के में उनकी मीटिंग के बाद ज़रूर वो थोड़ी उदासी सी थी, वो अलग बात है। तो एक सिचुएशन यहाँ पे है, भगवंत मान अरविंद केजरीवाल को एक तो सुरक्षा वहाँ से भी मिली हुई है ना, पंजाब से वापस हो गई, और अभी वापस हुई होगी चुनाव के दरमियान, क्योंकि उसके साथ गाड़ियाँ भी आती थी। दूसरी चीज़ है कि अरविंद केजरीवाल को कहीं जाना होता है, भगवंत मान जैसे आप देखेंगे यूपीए कार्यकाल में कहीं सोनिया जी को जाना होता था तो उनके साथ कोई और एक वरिष्ठ ऐसे मंत्री जाते थे जो सरकार का जो जहाज़ है उसको लेकर के वो चल सके, क्योंकि वो एसपीजी प्रोटेक्टी तो थी लेकिन उनको वो जहाज़ नहीं था। तो एक तो भगवंत मान का जो भी होगा, हादसे में कभी कभी गंभीरता का पुट जब आ जाता है ना, और बॉर्डर स्टेट है, तो केंद्र अपनी तरफ से मेरे ख्याल से छेड़छाड़ नहीं करना चाहेगी। अगर उनके साथ सिंक में ना हो पूरी तरह से तो ज़बरदस्ती वहाँ नहीं करेगी किसी भी तरह से। तो अगर, लेकिन संभावना ये है कि भगवंत मान का जो एक गुरूर है वो जग सकता है कि भाई मेरे को हर समय यहाँ बुलाते हो, वहाँ बुलाते हो, यहाँ जहाज में चलो, वहाँ चलो, ये करो वो करो, अगर वो जग गया तो समस्या होगी। दूसरी चीज़ जो इन्होंने अभी एक बात कही वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, पहली खबर आई वहाँ के सारे विधायकों को बुलाया गया। जब इस चीज़ पे चर्चा होने लगी तो एक करेक्शन अभी मैं देख रहा हूँ कि सारे विधायकों को बुलाया गया, वो या जो कैंपेनर थे जो कैंपेन यहाँ पे कर रहे थे उनको बुलाया गया। तो एक पंजाब यूनिट, देखिए पंजाब में अरविंद केजरीवाल के बदौलत आप नहीं है। पहली बार ही अरविंद केजरीवाल वहाँ नहीं गए थे और 4 MP जीते थे। दूसरी बार सारी तैयारी यहाँ हो गई थी जैसे इस बार वो हो गई, और चुनाव नहीं जीते थे, और मतलब ऑपोजिशन में सबसे बड़ी पार्टी थे। इस बार तो खैर मैसिव मैंडेट है। तो क्या हो सकता है, थोड़े दिन इंतजार कीजिए। लेकिन केजरीवाल का स्वयं का हारना, आम आदमी पार्टी की पूरी लीडरशिप का हार जाना, और साथ में अतिशी मार्लेना का मतलब डवाडोल है तो अंत में जीत जाना, खैर अंत में जीत होती है। तो ये रिफ्लेक्शन अरविंद केजरीवाल के ऊपर है, उनकी पूरी राजनीति के ऊपर है। पूरी तरह से समाप्ति मत देखिए। तो ये फर्क है। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी स्वयं हारी थी लेकिन पार्टी को बहुत बड़ी जीत उन्होंने दी, क्योंकि वो डिफिकल्ट एक सीट लेकर के चुन करके गई थी। तो अभी की स्थिति यही है। सुमित सर,
सवाल पूछने की क्या ही औपचारिकता करूं, सवाल भाई। जी कुछ तो पूछिए, कहाँ किस दिशा में जाना है? दिल्ली में रहना है, पंजाब में रहना है, गोवा में जाना दोनों दोनों के तार जुड़े हुए हैं, दोनों के तार। पार्टी के मुखिया केजरीवाल साहब एक तो सरकार नहीं बना पाए दोबारा, खुद अपनी सीट गंवा बैठे, तो वो जो डेंट है वो आपके फ्यूचर पर और विद इन पार्टी केजरीवाल की जो कंट्रोलिंग पावर उस पर कितना इम्पैक्ट डालेगा? देखिए हम सब लोग इस दौर के पत्रकार हैं जिसने अपने सामने इस पार्टी को पनपते, उभरते और निखरते देखा, और आज डूबते हुए देख रहे हैं। इस पार्टी के साथ जो सबसे बड़ा प्लस है वही इसका सबसे बड़ा माइनस है। प्लस ये था कि हम ऐसा मुद्दा लेके निकले जो सबके दिल को छूता था, कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ एक होंगे। पूरा देश उसके पीछे लामबंद हो गया और आपको हीरो बना दिया। पर आपकी विचारधारा क्या है? आप कभी मंदिर जाते हैं, कभी टोपी पहन लेते हैं, कभी हिंदुओं के पक्ष में खड़े होते हैं, कभी आप कुछ और, कभी ऐसा लगता है कि आप बीजेपी की जो तीनों जो सो कॉल्ड कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ हैं, 370 का मामला हो जाए, मंदिर का मामला हो जाए, तो आप भाजपा की तरफ चले जाते हैं। लेकिन आप गठबंधन कांग्रेस पार्टी के साथ करते हैं बीजेपी को हराने के लिए। मैं नेशनल वाइज बात कर रहा हूँ, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो बहुत ही कन्फ्यूज़न था इस पार्टी के अंदर। पार्टी के अंदर कोई विचारधारा नहीं थी, नहीं है अभी भी। पार्टी के अंदर कोई सोच नहीं है कि हम क्यों एक साथ हैं। हम कई बार ऐसा लगता है कि जब तक ये एनजीओ थे, जब तक ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन चला रहे थे, तब तक सब बहुत अच्छा चल रहा था। अरविंद केजरीवाल की फेमस बाइट थी जंतर मंतर पे कि ये जो कुर्सी है ना करप्ट कर देती है। आज वही कुर्सी उनकी ही पार्टी को करप्ट करके ले डूबी है। और करप्ट जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो साबित हो गया है। जनता की अदालत को उन्होंने सबसे बड़ी अदालत कहा। उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा देता हूं मुख्यमंत्री के पद से और जनता की अदालत तय करेगी कि मुझे मुख्यमंत्री दोबारा बनना है। तो उसी जनता की अदालत ने उनको चुनाव हरा दिया। उसी जनता की अदालत ने ये कहा कि आप करप्ट हैं। उस अदालत ने वर्डिक्ट दे दिया है अपना। 4,500 से वो चुनाव हार गए। जहाँ पे 60,000 वोट पड़े थे, 70,000 वोट पड़े थे, जो भी 70-80 हज़ार, उसमें से 4,500 लोगों ने उनको हरा दिया है। मैं ये कुल मिलाकर स्थिति ऐसी कि आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल का ये खुद के लिए अपने अंदर झांकने का बेहतरीन वक्त है कि क्या वो पार्टी के साथ ठीक कर रहे थे। ऐसा क्यों हुआ जो पार्टी 2013 में बनी और 2015 आते आते पार्टी के साथ हर बड़ा चेहरा जो बुद्धिजीवी था, जो इंटेलेक्ट था, जो पार्टी की विचारधारा को बना सकता था, वो पार्टी से बाहर हो गया। केवल वही लोग क्यों बचे, इक्का दुक्का लोग, जो ज़्यादातर पॉलिटिकल एम्बिशंस के साथ आए थे। मैं नाम लेना चाहता हूँ शांति भूषण जी का, प्रशांत भूषण जी का, एडमिरल टहलियानी का, योगेंद्र यादव का, एडमिरल रामदास, एडमिरल रामदास, सॉरी मैं स्टैंड करेक्टेड, मयंक गांधी जो बॉम्बे में थे। ये तमाम लोग ऐसे थे। एक वो जो बैंकर थी लेडी, मैं नाम भूल रहा हूँ, हाँ नहीं बॉम्बे की थी, वो चुनाव भी लड़ी थी एक बीच में, मैं नाम भूल रहा हूँ। ये सब लोग ऐसे थे जो पार्टी के अंदर एक सोच रखते थे और पार्टी को एक दिशा दे सकते थे। आज कहाँ है ये सब लोग? ये सब लोग क्यों खुश है आज? ये योगेंद्र यादव ने एक टिप्पणी की है कि जब आप बनी तो वो मंदिर जैसी थी जो अब बाद में दुकान में बदल गई। मतलब जो सोच थी उसकी, ये साबित कर रहा है जो मैं कह रहा हूँ। और जिन लोगों को पार्टी से जो हटे ना, उनको जलील करके निकाला गया, उनकी बेइज्जती की गई। वे शांति भूषण इस देश के कानून मंत्री रहे थे, इतने वो सीनियर आदमी, उन्होंने डोनेट किया था पैसा ऑफिशियली। आई थिंक 2 करोड़ रुपए दिए, 1 करोड़ पहले 2 दिए, बाद में 1 दिया करोड़ दिए। आईएससी को 2 दिए, जब पार्टी बनी तो 1 करोड़ दिया, बाकायदा ऑफिशियली दिया। उनको कितना जलील करके निकाला गया उस बैठक से। मैं ये कहना, मतलब कुल मिलाकर ये वन मैन पार्टी बन गई और वन मैन पार्टी बनने का खामियाजा आज ये उठा रही है। अरविंद केजरीवाल ने बहुत गलतियां की हैं, आज उनको इस बात का एहसास हो रहा होगा। उनके पीछे लोग खड़े नहीं दिखाई देते हैं। और अगर दूसरों को, क्योंकि जो दूसरे लोग उनके साथ दिखते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि वो पॉलिटिकल एम्बिशन लेकर आए थे, अगर उनके एम्बिशन को कोई भी पूरा कर रहा होगा, किसी और पार्टी से वो पद उनको मिल रहा होगा, तो वो क्यों नहीं जाएंगे? क्यों आतिशी सेलिब्रेट नहीं करेगी जब वो चुनाव जीत गई? जब एंटी वेव चल रही थी पूरे आम आदमी पार्टी में, ऐसे में मुख्यमंत्री अगर चुनाव जीत जाती है और सेलिब्रेट करती है तो उसकी खुशी है भाई। अब लोगों ने उसको जोड़ दिया कि बाकी लोग हार गए इसलिए वो खुश है। वो लोगों का पर्सपेक्टिव है देखने का कि सब हार गए इसलिए वो खुश हो कि अब मैं ये सबसे सर्वे सर्वा हूँ। खैर वो दैट्स नॉट गोइंग देयर। गोपाल राय भी जीते, उनका आई डोंट नो विजुअल आया कि नहीं आया विजुअल आया कि नहीं आया। तो ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी के लिए और खासकर अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे कठिन वक्त है। मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि सबसे कठिन चुनाव है, आसान नहीं चुनाव जीतना। आज चुनाव हार गए हैं, अब पार्टी का डिसइंटीग्रेशन का वक्त है।
प्रधानमंत्री ने उस दिन बीजेपी कार्यालय से बोल दिया, पहली ही बैठक में सीएजी की रिपोर्ट रखी जाएगी। वीरेंद्र सचदेवा बोल चुके हैं कि तमाम घोटालों की जांच होगी, पहली कैबिनेट में एसआईटी बनाई जाएगी। अब आप समझ सकते हैं कि चीज़ें कहाँ जा रही हैं। और ये सब लोग जो बाहर आए, ये बेल पे बाहर आए हैं, ये बाइज्जत बरी नहीं हुए हैं। इनकी इज्जत अभी कोर्ट के पास रखी हुई है, वो कोर्ट तय करेगा कि इनको कहाँ तक जाना है। अभी तक तो कथित शराब घोटाला था, अब तो शीश महल की भी जांच होगी, बीजेपी बोल ही चुकी है। और ये जो गंगा यमुना में जहर वाला बात बोली, वो मामला भी खुल गया। एसीबी 15 करोड़ की जांच करने के लिए घर पहुंच गई, वो एक मामला खुल गया, और ये तो आपके बयानों से खुला है। तो ये तमाम जांच के दायरे में अरविंद केजरीवाल आने वाले हैं, और अब उनके पास इम्यूनिटी भी नहीं है, ना वो सांसद है ना वो विधायक हैं, केवल राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर। अब अध्यक्ष भी संयोजक है, वो अपने आप को संयोजक कहलाते हैं। उनके यहाँ संयोजक ही अध्यक्ष कौन जो भी है, उनकी पार्टी जो चाहे रख लें, हो सकता है कि अमेंडमेंट कर लें। उनको पंजाब, आपने जो पूछा ना इसका असर क्या होगा, इसका असर ये होगा कि अभी तो जो यहाँ विधायक जीत कर आए हैं, जो 20-22 विधायक, वो उन पे सबसे अधिक नजर होगी। एमसीडी की सब बात कर रहे हैं कि एमसीडी टूटेगी, मुझे नहीं लगता कि एमसीडी टूटेगी। बीजेपी एमसीडी लेना बिल्कुल नहीं चाहेगी। एमसीडी लेने का मतलब है गाली अपने ऊपर लेना। एमसीडी की वजह से आम आदमी पार्टी चुनाव हारी। बहुत बड़ी वजह है कि एमसीडी में अभी आम आदमी पार्टी थी और आम आदमी पार्टी ने वहाँ काम नहीं किया, इसीलिए गाली खाई। अगर बीजेपी एमसीडी अपने कब्जे में ले लेगी और तोड़ ताड़ के लेगी, तो एक तो बदनामी मीडिया में, और दूसरा फिर काम आप करो, कचरा आप साफ करो, सीवर आप करो। अभी तो आम आदमी पार्टी का है। मुझे नहीं लगता अगर जरा सा भी चाणक्य एक्यूमेंट लगाएंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं नेक्स्ट इलेक्शन में आप जो है एमसीडी हारना चाहेगी? हाँ, शीला दीक्षित यही करती थी। शीला दीक्षित दिल्ली की जानबूझ के मुख्यमंत्री हारती थी। नहीं, जीतने की कोशिश नहीं करती थी। राम बाबू शर्मा, कांग्रेस के एक और बड़े नेता जो एमसीडी के बड़े नेता रहे, वो लड़ते रहे शीला दीक्षित से कि जीतने की कोशिश करिए, जीतने की कोशिश करिए। वो कभी नहीं करती थी। और वो इस चुनाव में पैसा देती नहीं थी। एक ही बार जीते हैं बस, एक ही बार जीते, और उसके बाद ही चुनाव हार गए। उसके बाद ट्राइफर्केशन किया, इसीलिए। तो ये एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ी दिक्कत है कि जिसके पास एमसीडी रहती है उसकी चुनौतियां बढ़ जाती हैं। तो मुझे लगता नहीं कि बीजेपी करेगी। हाँ, पंजाब में ज़रूर इसका असर दिखेगा। जो बात अखिलेश जी ने कही, संजय जी ने की, कि ऐसा दिखता है भगवंत मान, जो कि चुनाव में भले ही दिल्ली में मजे रहे, लेकिन भगवंत मान को भी कितना सता के मुख्यमंत्री बनाया था। आप याद करिए ना, पिछला पंजाब का चुनाव क्या खुद चले गए थे पगड़ी पहन के कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा? तब भगवंत मान कहाँ थे? इस बार उस गलती का एहसास हुआ तो भगवंत मान का नाम बाद में आया, पहले नहीं आया था। मतलब मैं कह रहा हूँ, वोटिंग कराई थी ना? हाँ, वोटिंग कराई, तो उसमें उनको ज्यादा वोट मिले। बड़ा चेहरा वही थे। तो ऐसे में भगवंत मान के खिलाफ अगर वो जरा भी कोशिश करेंगे, तो भगवंत मान कब पूरी पार्टी लेके कहीं भी चले जाए, किसी और जगह चले जाए, नई पार्टी बना ले, भाजपा में चले जाए, मुझे नहीं पता, मैं उस बारे में कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता, पर लेकिन वहाँ पे खतरा तो मंडरा रहा है। एक आखिरी चीज़ और कहना चाहूँगा अपने इस कमेंट में, जानता हूँ लंबा हो गया। सब आदमी कांग्रेस पार्टी को कह रहा है कि कांग्रेस की वजह से आम आदमी पार्टी हार गई, आम आदमी पार्टी हार गई। मैंने भी ट्वीट किया कि 12 सीटें हार गए, मैंने भी एक्स पे लिखा जाके। पर मेरा अपना मानना ये है कि कांग्रेस पार्टी का ही वोट बैंक तो लिया था आपने। आप 2013 के पहले कहाँ थे? आपके पास जो वोट बैंक है वो कांग्रेस का तो वोट बैंक था। तो अगर कांग्रेस के नेता ऑफ रिकॉर्ड बातचीत में खुशियां मना रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ, ये डिजर्व करता था, इनको ऐसे ही करना चाहिए था, तो वो 10-12 साल की खुंदक निकल रही है। क्योंकि हरियाणा में आपने अलायंस नहीं किया। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के लिए मुश्किल बहुत खड़ी कर दी कि 10 सीटें मांगी, उन्होंने कहा 6 ले लो, 6 देने कांग्रेस तैयार हो गई थी, हम तो 10 ही चाहिए। अंत में अलायंस नहीं हुआ, आप लड़े, और वही जो दिल्ली से बॉर्डरिंग इलाका था हरियाणा का, यहाँ पे सबसे अधिक डैमेज पहुंचा, जो कांग्रेस मान के चल रही थी हम जीत जाएंगे, उन्हीं इलाकों में भाजपा जीती। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि ये कह देना कि, इनफैक्ट अरविंद केजरीवाल की तो एक इंटरव्यू में टिप्पणी भी है, जो 4 PM को उन्होंने इंटरव्यू दिया था कि क्या, मैं भूल रहा हूँ एग्जैक्ट कोड की, क्या कांग्रेस हमारे सारे, क्या हम कांग्रेस को लेके चलेंगे, इस तरह की टिप्पणी। तो आज जब कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट लड़े, वो चुनाव लड़ा और वो हार गए, तो इसमें कांग्रेस को ब्लेम करने की क्या बात? असीम जी, ये चूंकि कांग्रेस का इन्होंने बीच में जिक्र कर दिया, आपको लेकर सबने बहुत लंबी चौड़ी बात हो गई है। क्या अब कांग्रेस के पास मौका है दिल्ली में आगे अपना पुराना वोट बैंक वापस लेने का आपकी हार के बाद? या जो मीम्स बन रहे हैं कि वो जीरो चेक कर लो, जीरो कर लो, तो वो कांग्रेस उसी स्थिति में आगे भी रहने वाली है? नहीं, डेफिनेटली अगर आप कमज़ोर होती है तो कांग्रेस के लिए तो जगह बनेगी ही, उसमें तो कोई दो राहे है नहीं। लेकिन वापस क्योंकि सब आपकी ही बात कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा ये बताऊं कि आजकल क्या है, आजकल पॉलिटिकल पार्टी जो है ना, वो मार्केट में एक कंपनी है।
है ना, आप अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो। तो आप पार्टी क्या बेच रही थी जब ये 10 साल 12 साल पहले आए? तो एक ऑन द बैक ऑफ अ मूवमेंट एक नोवेल्टी फैक्टर था इनके साथ में कि ये नए लोग आए हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इनके साथ में जिस ईमानदार। तरह के लोग जुड़े हुए थे, और ईमानदारी का इन्होंने अपने आप को खुद ही सर्टिफिकेट दे दिया था उन सब लोगों ने कि हम ही ईमानदार हैं, बाकी सारे करप्ट हैं। जिस तरह के भाषण होते थे इंडिया अगेंस्ट करप्शन के प्लेटफॉर्म से, तो वो यही था कि हाँ, यही जो 100 लोग यहाँ बैठे हैं यही बस ईमानदार हैं, बाकी सारी दुनिया जो है करप्ट है। तो करप्शन है क्या है? वही बहुत पोरस सा इशू है, हर किसी को अफेक्ट करता है, लेकिन नहीं भी करता। वो इतना बड़ा मुद्दा जो है वो एक बार बन गया, ठीक है, उसमें वो भी बना वो कांग्रेस की फेस पे कि ये कांग्रेस करप्ट है जी, इसको हटाना है। तो आप आ करके उस रॉ में आप चल पड़े और आपने पार्टी बना ली। उसके बाद में आपको लगा आप तो दुनिया जीत लेंगे, और आपने सब जगह पैर फैलाना शुरू कर दिए। कहीं पे भी कुछ नहीं हुआ। पंजाब आप जीत गए, क्योंकि पंजाब में अकेला स्टेट है नॉर्थ इंडिया में जहाँ पर इश्यूज़ जो हैं वो सबसे डिफरेंट हैं। जो बाकी स्टेट में इश्यूज़ चलते हैं वो पंजाब में नहीं चलते हैं। वो हाइपर नेशनलिज्म का इशू हो या पाकिस्तान को गाली दे करके पंजाब में काम नहीं चलता, क्योंकि वो बॉर्डर पे हैं, उनका आना जाना लगा रहता है, उनका अपना तीर्थ स्थल वहाँ पर है, वो उनके जवान लड़ते हैं, तो वो उनके ऊपर वो नेशनलिज्म वाला भी जो है ना उतना नहीं चलता। तो पंजाब के इशू अपने अलग डिफरेंट थे, तो वहाँ पर आपने अपनी दुकान चला ली। दिल्ली में क्या है? दिल्ली में आदमी का सरोकार सरकार से क्या है आज भी? उसका ट्रैफिक का इशू है, उसका सड़क का इशू है, उसको बारिश में पानी भर जाए उसका इशू है, उसको जो है बिजली सही आए उसका इशू है। तो वो सारी चीज़ों पे तो आप कुछ ऐसा खास कर नहीं पाए जो कि लोगों की लाइफ पे असर डाले। और बाकी जो है दिल्ली को चलना मोर और लेस जो है वो सेंट्रल सरकार का ही है, राजधानी है। कोई सरकार ना भी हो तो भी दिल्ली ऐसे ही चलेगी जैसे चल रही है। जो आपकी सरकार है उसका कोई बहुत ज़्यादा रोल है नहीं। तो आप ऑफर करने क्या निकले करप्शन वाला? अब कब तक चलेगा दुकान आपकी? क्योंकि जो लोग आपके साथ में पार्टी बनी और ये होगा तो उसी पूल में से तो आपने उठाए। ऐसा तो है नहीं ना कि आपने कोई अलग से एक एग्ज़ाम निकाल दिया कि जी इसको क्लियर करोगे और तुम्हें ईमानदारी का सर्टिफिकेट मिलेगा तभी मेरी पार्टी में आओगे। इस इलेक्शन में हर किसी के पीछे घूम रहे थे, जो भी ज़रा मजबूत आदमी था आने को तैयार है तो जी आ जाओ। हाँ, तो वो सबको दिखता है ये सारी चीज़ें कि बन तो आप फिर पॉलिटिकल पार्टी ही गए। तो वो तो गया। अब पॉलिटिकल पार्टी के बाद में फिर आपका एजेंडा या आइडियोलॉजी क्या है? आइडियोलॉजी कुछ है नहीं। जो बीजेपी कर रही है आप उसी को जो है ना और ज़ोर से बोलना चाहते हो। तो वो अब चाहे वो भारत माता की जय के नारे लगाने हों तो वो तो पहले से लगा रहे हैं मोदी, अमित शाह और बाकी सारे बीजेपी वाले। तो वो आपका नारा उनके सामने कैसे काम करेगा? तो वो चाहे फिर वो हिंदुत्ववादी सोच का हो। तो आप अगर ये चाहो कि जी मैं लोगों को एक, जो मैंने कुछ दिन पहले लिखा भी था कि आम आदमी पार्टी जो कर रही है वो एक गिल्ट फ्री हिंदुत्व देने की कोशिश कर रही है कि हम जी ठीक है आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। तो जो आदमी जो है वो गिल्ट फ्री हिंदुत्व चाहता है उसको आम आदमी पार्टी परोस रही है। लेकिन अब जहाँ पे आप तिलक लगा के जा रहे हो, सामने वाला भस्म रगड़ के बैठा है आपके सामने। गिल्ट फ्री हिंदुत्व वाला कि बहुत सारी, मुझे लगता है कि मिडिल क्लास में भी बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, वो सारी चीज़ों को सपोर्ट करते हैं। कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ चीज़ों पे ये ज़्यादा कर रहे हैं, यार ये नहीं करना चाहिए। पर ये मस्जिदों के सामने नाचने को उसमें जो है ना उनको होगा कि भाई ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। तो उन जैसे लोगों को वो एक गिल्ट फ्री हिंदुत्व दे रहा है कि जी हम अपना धर्म को हम खूब ये कर रहे हैं, कोई हमें उसमें शेम नहीं है अपने धर्म के बारे में बात करने में या किसी भी चीज़ को सेलिब्रेट करने में या कुछ करने में, लेकिन दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, तो चलो वो दे दो। तो वही मैंने कहा, जहाँ पर आप जा रहे हो कि मैं तिलक लगा के चला जाऊँ, सामने वाला पहले ही भस्म रगड़ के बैठा है आपके सामने, तो कौन उस चीज़ को देखेगा? तो आपको कहीं नहीं हो आप, मतलब ना इधर हो बीजेपी ना। की पिच पे आप कहाँ खेल पाओगे? हाँ, कहने तो का वो मतलब ये। कहीं भी आप इधर उधर नहीं हो। आप जहाँ पर्सनैलिटी सेंट्रिक की बात है तो आपकी पार्टी भी अपनी एक बंदे के चेहरे पे अटकी हुई है, तो वो दूसरे के पास में तो बहुत ही बड़ा चेहरा है, तो वो भी आप उस पर भी नहीं खेल सकते। तो अगर आप अपने आप को कांग्रेस का ऑल्टरनेटिव बनाना की आपकी ड्रीम है कि जी मैं ऑल्टरनेटिव बन जाऊंगा बीजेपी के लिए, तो फिर एक आइडियोलॉजिकल स्टैंड लेना पड़ेगा ना किन्हीं चीज़ों के लिए। आपको ये रखना पड़ेगा कि नहीं भाई मेरी आइडियोलॉजी ये है। ऐसा थोड़ी कि जी मोदी जी ये बोल रहे हैं तो मैं और उसको ज़ोर से बोलूँगा कि हाँ जी ये है। तो फिर अब वही है लास्ट में, अब जो अखिलेश जी ने और सबने विश्लेषण कर ही दिया है कि तो अब गाना तो वही है कि अब आपका क्या होगा जनाबे अली, तो देखा जाएगा। तो विजय सर, ये सवाल तो वही है, आपका क्या होगा जनाबे अली। इसमें दो चीजें हैं, एक तो फ्रीबीज का वादा जो है उसमें हाँ बहुत दिनों बाद आए हैं, स्वागत है, बहुत व्यस्त समय से निकाल के। तो सर ये है कि फ्रीबीज तो दोनों कंपटीशन रहा तीनों पार्टियों में। अब मोदी साहब की पार्टी आके जीत गई, उन्होंने कहा था 8 मार्च को पहली किस्त जो है आ जाएगी 2500 वाली महिलाओं के खाते में। बहुत सारे वादे, 500 रुपए में सिलेंडर देंगे और स्कॉलरशिप देंगे, सीनियर सिटीजन्स को पेंशन देंगे। अब आपके पास तो एक मौका ये रहेगा, अगर ये नहीं कर पाते हैं तो उनके पास
लोगों को मोबिलाइज करने का मौका रहेगा। लेकिन बीजेपी अगर ये कर देती है तो वोटर, जो जिस तरह का वोटर फ्रीबीज के नाम पे आपको वोट देता था, उसमें बहुत बड़ा डेंट लग जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो हम शोज में ही बात करते थे, शादाब बार बार कहते थे कि दिल्ली के मुस्लिम वर्ग में एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो आपको उस तरह से लाइक नहीं करता, लेकिन कांग्रेस की कमजोरी की वजह से वो आपको वोट करता है ताकि बीजेपी ना जीतने पाए। आपको लग रहा है कि आपके उस वोट में बड़ा डेंट लग सकता है? लग मतलब चुका है। आपके भविष्य की हम बात कर रहे हैं। आपके भविष्य को देखने के लिए तो अब केजरीवाल क्या करते हैं इस पर निर्भर करता है। केजरीवाल, सबसे बड़ी चुनौती तो अब केजरीवाल के सामने है, क्योंकि अभी जब चर्चा हो रही थी मैं सुन रहा था, केजरीवाल ने सबसे बड़ी दिक्कत क्या पैदा की अपने लिए। उनका चुनाव हार जाना कोई खतरे की बात नहीं थी। बड़े बड़े नेता इस देश में हारते रहे हैं। इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी, प्रधानमंत्री थी। केजरीवाल की उनके आगे कोई राजनीतिक माने प्रभाव या दबदबा या पार्टी का ये नहीं है, फिर भी वो लौट कर रहे हैं। केजरीवाल भी लौट कर आ सकते हैं, लेकिन उस आने में बहुत बड़ी दिक्कत यह है कि केजरीवाल ने संगठन के नाम पर कुछ नहीं रखा है। केजरीवाल ने स्वयं को ही सब कुछ बना लिया। वहीं संगठन है, वहीं पार्टी है, वहीं सरकार है, वहीं सब कुछ है। इस तरह की चीज़ों के चलते दिक्कतें पैदा होती हैं। अगर उन्होंने ये किया होता कि संगठन को मजबूत करने के लिए किसी दूसरे को बनाया होता और वो डमी ही होता, मान लीजिए कि पार्टी का नेतृत्व कोई और करता, ये नहीं तब उन पर आरोप लगता कि हम लाभ मैंने दोनों पदों, हर पद पर वहीं रहेंगे, मुख्यमंत्री भी वहीं रहेंगे, पार्टी का नेतृत्व भी वहीं करेंगे। जो काम कांग्रेस में, अभी की कांग्रेस नहीं, इससे पहले कभी होता था कि इंदिरा गांधी या फिर राजीव गांधी या नरसिम्हा राव तक की पार्टी अध्यक्ष भी वहीं थे और प्रधानमंत्री भी वहीं थे, या लालू यादव की पार्टी हो या अखिलेश यादव की पार्टी हो या ममता बनर्जी की पार्टी हो, कि वहीं पार्टी का भी नेतृत्व करेंगे या वहीं सरकार का भी नेतृत्व करेंगे। वही काम केजरीवाल कर रहे थे। तो इसीलिए केजरीवाल का इस तरह से पलायन, इस तरह चुनाव में हार जाने के बाद फिर से खड़ा होना मुश्किल होगा। उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत बीजेपी तो है ही, बीजेपी उनके लिए बड़ी दिक्कत है। उनके लिए इससे बड़ी दिक्कत है कि आगे वो खुद क्या करेंगे, क्या वो राज्यसभा में जाएंगे? क्योंकि सुमित जी जो कह रहे थे एक बात कि वो किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, और वो जिस तरह से तमाम मामलों में फंसे हुए हैं और आगे उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है, उसमें एक संवैधानिक पद की दरकार उनके लिए होगी। तो क्या करेंगे वो, राज्यसभा में कहाँ से जाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरह स्वाति मालीवाल को उन्होंने कहा था इस्तीफा देने के लिए, उसने नहीं दिया, ऐसी खबर थी, इस तरह से बाकी लोग भी सोचें कि अब हम क्यों दें। अगर कोई इस्तीफा नहीं देता है तब क्या करेंगे? और दिल्ली में तो एक सीट इनकी बन भी सकती है, लेकिन वो तो 2030 में होगी। तो इनके सामने सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने लिए एक व्यवस्था, कि कोई संवैधानिक पद पर ये कैसे जाएं। विधानसभा का टिकट, विधानसभा में किसी से इस्तीफा दिलाने की स्थिति में है नहीं। अगर ये उस तरह से होता जैसा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का हुआ था, कि वो खुद अपनी सीट भले हार गई थी, लेकिन पार्टी को उन्होंने प्रचंड, हालांकि वो तो तब होता जब मान लीजिए पार्टी जीत जाती है मैं और वही ये करने हारते जा हैं। रहा हूँ ना, वही तो कर रहा हूँ। उस तरह से अगर अभी इनकी पार्टी 50 सीट ले आई होती, ये हार गए होते, तब ये होता है कि ये मुख्यमंत्री बनते, दूसरी जगह कोई खाली करा के लड़ लेते, ये हो सकता था तब। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो इनके सामने पहले तो अपने लिए कोई पद, और दूसरी बात कि जो 11 साल में इन्होंने एक कद बनाया हुआ था, उसको बनाए रखने की चुनौती है। और इन दोनों चुनौतियों से आगे इनके पार्टी के अंदर ही, क्योंकि ये पार्टी किसी सैद्धांतिक सवाल पे नहीं बनी थी। वैसे आज की तारीख में एक बात और कह दूं, कोई भी पार्टी किसी सैद्धांतिक सवाल पर नहीं है। आज अगर कांग्रेस अचानक सत्ता की तरफ लौटने लगे और ये लगे कि नहीं, उस या सत्ता पा जाए, फर्ज कीजिए कहीं, तो बीजेपी के जो तमाम कट्टर राष्ट्रवादी हैं वो सभी अचानक सेकुलर हो जाएंगे। कांग्रेस वाले सेकुलर के रास्ते पर वो तुरंत हो जाएंगे, रातों रात, एक दम नहीं लगेगा। कई लोग तो ये बोलेंगे कि यही तो मेरा पुराना घर था। तो इसीलिए केजरीवाल के सामने ये है कि अपने 22 विधायकों को कैसे इकट्ठा रखेंगे, क्योंकि 22 यहाँ प्लस पंजाब वाले। पहले तो यहाँ पर ना, पंजाब तो छोड़ दीजिए, पंजाब में जो कांग्रेस वाली बात कर रहे थे, उसके आधार पर अगर हम कहें तो कांग्रेस ने इनके साथ गठबंधन नहीं किया। अगर ये, मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस ने नहीं किया, इनके अहंकार के कारण भी नहीं हुआ, और अगर
अगर ये अहंकार नहीं भी करते, विनम्रता भी दिखाते, तो भी अगर कांग्रेस इनसे गठबंधन करती तो कांग्रेस बहुत मूर्खता करती, क्योंकि यहाँ गठबंधन करके भी ये 2-4 सीटें ही पाते। लेकिन पंजाब में फिर ये क्या करते, क्योंकि पंजाब में आज भी आप सबसे बड़ा अगर कोई आम आदमी पार्टी के बाद या उसके विकल्प के तौर पे कोई पार्टी है तो कांग्रेस है। बीजेपी का वहाँ उतना प्रभाव नहीं है। उस स्थिति में कांग्रेस ने वहाँ पर जिस कांग्रेस के लिए वहाँ पर ज़्यादा है। बीजेपी 92 विधायकों को तोड़ लेगी और वहाँ पर तोड़ करके सारे विधायक भजन लाल की तरह, आया राम गया राम की तरह भगवंत मान के साथ बीजेपी के साथ चले जाएंगे। ये अभी हमें नहीं लगता है कि ऐसी स्थिति बनेगी। आखिर में कोई किसी को टिप्पणी अपनी करनी है तो अच्छा। नहीं, 2-3 बातें हैं। पहली बात तो जो विचित्रमणि जी ने कहा, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन दिल्ली में हुआ होता तो शायद चुनाव परिणाम कुछ और होता। कम से कम वोट प्रतिशत यही बता रहा है। सर आप सॉरी, मैं बीच में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ केजरीवाल तो जीत जाते हैं, लेकिन कांग्रेस को क्या मिलता है? हाँ। मैं कांग्रेस के अपने भविष्य के हाँ, लिए, कांग्रेस तो कुछ नहीं। कांग्रेस को ऐसे तो यहाँ 6.5% वोट मिला। और अभी राहुल गांधी ने बहुत नादानी दिखाई। मैं एक चीज़ जोड़ दूं कि परसों चुनाव हारने के बाद उनको लोगों के बीच जाना चाहिए था, ये कहना चाहिए था कि आपने हमें सहयोग दिया, हम पूरी तरह आपके लिए समर्पित नहीं थे और समर्पण के साथ काम करेंगे। ये उस तरह की चीज़ें नहीं करते हैं। इसका कांग्रेस उनकी मैंने बेवकूफ़ी टाइप की चीज़ें जो होती हैं कांग्रेस की, ये अपनी जगह दिखती है। लेकिन इसका फायदा उनको आम आदमी पार्टी के कमजोर होने का पंजाब में मिलेगा। मैं इस संदर्भ में जी हाँ, ठीक है, वो बात सही है कि इससे कांग्रेस पार्टी को कोई फायदा नहीं होता। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने अलग लड़ने का फैसला किया और उन्हें लगता है कि अब अगर आम आदमी पार्टी कमज़ोर होती है, बिखरती है, तो सीधा फायदा उन्हें ही मिलेगा। जो शुरुआत में हमने कहा कि वोट तो वही कांग्रेस के थे जो आम आदमी पार्टी को मिल गए। बाकी तो बीजेपी का अपना वोट तो आप जानते हैं कि पिछले 3 चुनाव में इंटैक्ट रहा, 30% से ऊपर ही रहा, और जो कि इस बार बढ़ करके 46% पहुंचा है। गठबंधन के साथ 47 और जो कि 93 में भी करीब करीब इतना ही था जब बीजेपी जीती थी। तो ये बीजेपी का अपना वोट इतना है जो फिक्स है, एक तरह से वापस उनके पास आ गया। दूसरी बात, जो एमसीडी की बात सुमित कह रहे थे, मुझे लगता है कि एमसीडी में बीजेपी जाएगी, मतलब एमसीडी बीजेपी लेगी अपने पास। बीजेपी चाहेगी कि ये ट्रिपल इंजन की सरकार रहे, क्योंकि दिल्ली बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, यहाँ से सीधा मैसेज जाता है पूरी दुनिया को। 8 तारीख को भी जो बीजेपी की जीत हुई है, दुनिया भर के अखबारों में इसकी चर्चा है कि जो ठीक है, हम लोग को लगता है कि दिल्ली हाफ स्टेट ये वो, लेकिन इस जीत की चर्चा सब दूर हुई है। तो यहाँ पे जो आते हैं विदेश के मेहमान, वो सीधे देखते हैं कि क्या हो रहा है दिल्ली में, पॉल्यूशन, वो उनको चिंतित करता है। उनकी राजधानी में इस बात का जिक्र होता है। तो बीजेपी नहीं चाहेगी कि अगर भारत को विकसित देश बनाना है 2047 तक, तो देश की राजधानी कम से कम एक मॉडल तो हो, आए लोग तो देख सके कि हाँ भाई साफ सुथरा है। जैसे अब अहमदाबाद को आप देख लीजिए, साबरमती रिवर फ्रंट बना है, वहाँ पे लोग जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, पूरी तस्वीर बदल गई। मुझे वो पुराना साबरमती का दृश्य भी याद है और आज का भी दृश्य हम लोग देखते हैं, ज़मीन आसमान का अंतर आ चुका है। तो जब वहाँ बदलाव हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? और हम इसको मॉडल सिटी क्यों नहीं बना सकते कि जो हमारा एस्पिरेशनल इंडिया है और जो डेवलप्ड इंडिया की हम बात कर रहे हैं, उसमें हम दिल्ली को मॉडल बनाएं। और जहाँ तक नंबर का सवाल है, वो तो आप जानते हैं कि एमसीडी में सत्ता में आना कोई बीजेपी के लिए बड़ी बात नहीं, और बाय डिफॉल्ट बीजेपी आएगी क्योंकि उसमें नंबर बीजेपी का एडवांटेज रहेगा। मैं जो बात आपने की ना सर, एमसीडी में आएगी बीजेपी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिकली बोल रहा था मैं कि हम नसूर बन जाएगा, मुसीबत बन जाएगी। आम आदमी पार्टी के साथ वही हुआ। खैर, जो भी बीजेपी करना चाहे करे, लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमको राजनीति में ना किसी को भी राइट ऑफ नहीं करना चाहिए। हाँ। ये कह देना कि अरविंद केजरीवाल खत्म हो गए हैं और नहीं हो, ये अरविंद केजरीवाल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो वापस लौटना चाहते हैं कि नहीं लौटना चाहते हैं, और लौटने के लिए जो कदम उठाते हैं वो कितने कंस्ट्रक्टिव हैं। अगर वो, फॉर एग्जाम्पल, लालू यादव को सबने चारा घोटाला के बाद खत्म कर दिया, पर आरजेडी वापस आई, लालू यादव रिकॉग्नाइज हुए, आज की तारीख में मजबूत ये विपक्ष कोर्स है वो। करेक्शन पर डिपेंड करेगा। हाँ, बीजेपी भी तो लोकसभा में हारने के बाद सिमिलरली डीएमके तमिलनाडु में आप बात करें, जब एआईएडीएमके जीती थम्पिंग मेजोरिटी के साथ जयललिता, तो लगा कि गए करुणानिधि, गए स्टालिन। आज देखिए स्टालिन सबसे बड़ी पार्टी है। सिमिलरली चंद्रबाबू नायडू, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल अपनी राजनीति में, रिसेंट राजनीति में। क्यों? इसीलिए राजनीति में किसी को राइट ऑफ नहीं करना चाहिए। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पास अभी भी 42% वोट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इतनी बड़ी 44 सॉरी, इतना वोट होके भी आप विपक्ष में बैठेंगे, ये पहली बार हो रहा है। तो इसलिए अरविंद के पास ये भरपूर मौका है कि वो अपने हाथ से पार्टी को डेमोक्रेटाइज करे।
लोकतंत्रीकरण पार्टी के अंदर लेकर आए, रादर देन सब चीजें जो आपने शुरू में सवाल मुझसे पूछा था कि कंट्रोल कैसा है, वो कंट्रोल अपने हाथ से निकालें, पार्टी के अंदर एक स्ट्रक्चर खड़ा करें, उस स्ट्रक्चर को काम सौंपें, उस स्ट्रक्चर के जो लोग हैं, जैसे एक टीम में एक वाइस कैप्टन भी होता है, एक फास्ट बॉलर होता है, एक बॉलिंग कोच सत्ता होता का है, केंद्रीकरण नहीं, विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण करें और सब कुछ अपने हाथ में ना रखें और इस इंप्रेशन से निकालें पार्टी को कि वो नहीं है तो उनके बदले सुनीता केजरीवाल होंगी। ये गलत चीज़ जा रही है, ये बहुत गलत चीज़ जा रही है। अगर अंत में आप भी ऐसे ही हैं तो फिर बाकी पार्टियों से अंतर कैसे हुआ आपका? तो आपको अपनी लाइन नहीं खींचनी पड़ेगी और बड़ी लाइन खींचनी पड़ेगी। दूसरे की लाइन मिटाइए मत कि कांग्रेस की वजह से हार गए, कांग्रेस ने ऐसा कर दिया। आपको अपनी लाइन, अपनी विचारधारा खड़ी करनी पड़ेगी, तब भी आप वापस आ सकते हैं। ये बात सही है, क्योंकि जैसे हमने लोकसभा में देखा था बीजेपी को सेटबैक हरियाणा और महाराष्ट्र में मिला था, कुछ महीने बाद ही उन्होंने कोर्स करेक्शन किया और वो चुनाव में उनको देखने को मिला। तो सही बात है, आम आदमी पार्टी पर डिपेंड करेगा वो कैसे अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बदलती है, अपनी वैचारिकी को बदलती है। आज की चर्चा में बस इतना ही, कल किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।